नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी बहस महापंचायत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और हमेशा की तरह चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही अभी एक साल से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन मौजूदा समय में ही जमकर जंग हो रही है। आम आदमी पार्टी जहां यूपी के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की फोटो सोशल मीडिया पर डाल रही है, वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की फोटो शेयर की है। इतना ही नहीं, मामला मुद्दों पर बहस की चुनौती तक जा पहुंचा है। यानी यूपी में बढ़ रहा है लगातार सियासी पारा। दिल्ली की जितनी आबादी है उतना हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे पढ़ते हैं। मैं उनको चुनौती देके कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। सर्द मौसम में गर्म सियासत की वो तासीर है जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के तीखे तेवरों से पनपी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पिच पर पदार्पण करने जा रही आम आदमी पार्टी पहले दिन ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर तंज करती दिखी। अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तकरार तब और बढ़ गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुद्दों पर बहस मुबाहिसे का मंच सजा दिया। 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। अब आम आदमी पार्टी ने वार किया तो बीजेपी भला कैसे पीछे रह जाती। दिल्ली के गलियारों में गूंज रहे स्वास्थ्य उपकरण का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने कह दिया कि दिल्ली वालों को अपने दामन पर दाग दिखते नहीं। एक ऑक्सीमीटर जो 1000 से 2000 रुपए के बीच में आपने, मैंने, सबने खरीदा होगा, सब जानते हैं। वो ऑक्सीमीटर एक पेयर 60,320 रुपए का खरीदा जाएगा और उनसे जब सवाल पूछे जाएंगे तो वो मुंह छुपाएंगे, जवाब नहीं देंगे। दूसरों को बदनाम करने की साजिश रचने वाले, झूठ के सहारे सरकार को चलाने वाले अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। बीते काफी समय से सूबे में सक्रिय दिख रहे संजय सिंह को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना चेहरा बनाएगी। वहीं आप और बीजेपी में चल रहा जुबानी घमासान अब पोस्टर और सबूतों तक जा पहुंचा है। ये फोटो डाल दी सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने। अरे कुछ पता तो कर लेते, आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। ये फोटो आपने डाल दी 2016 की फोटो, 2015-16 की फोटो। ये विद्यालय उस वक्त एएसआई बिल्डिंग में चल रहा था और ये विद्यालय सरकारी आदेश हो चुका है बंद होने के लिए। ये विद्यालय भाई नहीं है। अब बात निकली तो दूर तक गई। दिल्ली वालों को आईना दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि जितनी दिल्ली की पूरी आबादी है इतने बच्चे तो यूपी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो भी तमाम सुख सुविधाओं के साथ। हर एक ग्राम पंचायत में हमारे प्रदेश के अंदर 1,58,000 से अधिक हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं। 1,80,00,000 से अधिक, यानी दिल्ली की जितनी आबादी है उतना हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे पढ़ते हैं। बहरहाल इधर आपकी एंट्री और उधर ओवैसी के मेल मिलाप ने जहां सूबे के सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है, वहीं आप और बीजेपी में चल रहे वार पलटवार में सवाल ये है कि आखिर सर्द मौसम में क्यों बढ़ रहा है सियासी तापमान। क्या सियासी माइलेज के लिए दी जा रही है चुनौतियां? ब्यूरो रिपोर्ट R19। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मुख्तलिफ पार्टियों के जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता उमा शंकर पांडे जी, सपा प्रवक्ता नाहिद लारी खान, सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर भी हैं और अप्रवक्ता वंशराज दुबे भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो यूपी में आपका ओपनिंग प्लान है और मुद्दों पर बहस का ऐलान हो रहा है, इसी पर आज की चर्चा। अमिताभ जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम लोग अभी कुछ दिन पहले एक बहस कर रहे थे इसी समय इसी मंच पर। तो मैंने कहा था कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बंगाल निपट लेने दीजिए, फिर पूरे देश भर की राजनीतिक ताकत यहीं
दिखेगी इसी अखाड़े में। तो अरविंद जी आ गए, ओवैसी साहब आ गए, ओम प्रकाश राजभर जी ने एक नौ पार्टियों का मंच बनाया, मोर्चा बनाया है, जिसमें ओवैसी भी हैं, शिवपाल जी से भी बात चल रही है, बहन जी का अलग हाथी चल ही रहा है, साइकिल का भी मसला है, हाथ भी है और कमल भी है। अब मसला आके खड़ा हो गया कि भाई तेरी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद या तेरी कमीज ज्यादा सफेद, उस पर आम आदमी पार्टी ने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की कि जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं उन पर हम दिल्ली को सामने रखकर उत्तर प्रदेश में वादा करेंगे और उत्तर प्रदेश में ये सवाल उठाएंगे कि यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ। सामान्य रूप से ठीक बात है, कोई भी प्लेयर आएगा तो अपने लिए कुछ नई टेक्निक, नए मंत्र तो लेके आएगा ही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यवहारिकता के धरातल पर जब हम देखेंगे तो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या ऐसे दुनिया के तमाम मुल्क हैं जो बहुत छोटे मुल्क हैं और सरसब्ज हैं। सरसब्ज मतलब वेल ऑफ हैं, खाते पीते, उनकी तुलना भारत जैसे देश से नहीं हो सकती, जहां की आबादी आज से 10 बरस पहले 135 करोड़ कागज में आई थी, इस वक्त 150 क्रॉस कर गई होगी हर सूरत में। जितना बड़ा बनारस नहीं, जितना बड़ा बनारस उससे छोटा न्यूजीलैंड, जितना बड़ा कानपुर शहर और देहात मिला के उससे छोटा स्विट्जरलैंड। तो वहां तो फिर अच्छे फूल खिलना सरल है। अब कानपुर में स्विट्जरलैंड वाला फूल कैसे खिलेगा? वहां तो गेंदे खिलेगा। ये एक व्यवहारिक सच्चाई भी है। उत्तर प्रदेश की तुलना आबादी के घनत्व को देखते हुए किसी और राज्य से यथावत नहीं हो सकती, यानी एज इट इज तुलना नहीं हो सकती ना। और एक चीज और, विकास पर बहस वो अच्छी बात है, मैं इस प्रतिद्वंदिता के पक्ष में हूं जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में शुरू हुई है। फोटो दिखाओ, अच्छी बात है, सबकी पोल खोलो, जनता के लिए ठीक है। लेकिन एक बात मुझे लगती है, जो लोग दिल्ली की व्यवस्था और अवस्था दोनों से परिचित हैं, जैसे मैं 35 साल से दिल्ली में हूं, तो मैं जानता हूं कि दिल्ली को कुछ प्रिविलेज हासिल है। बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी होने के नाते वो विशेषाधिकार उसको हैं। लगभग 30-35% दिल्ली जो मुख्यतः भारत की राजधानी के रूप में प्रयुक्त हो रही है, वो भव्य और दिव्य वैसे भी है, भव्य और दिव्य वैसे भी है। केंद्रीय योजनाओं का सर्वाधिक फोकस दिल्ली पर हमेशा रहा। एशियाड आजमगढ़ में तो नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ ना। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। अब जहां सुप्रीम कोर्ट है उसके 10 किलोमीटर आसपास तो सड़क बढ़िया हो ही जाएगी अपने आप। जहां राष्ट्रपति जी निवास कर रहे हैं उसके चारों परिक्षेत्र में सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी, बिजली दुरुस्त हो जाएगी, गड्ढा मुक्ति हो जाएगी, पानी बढ़िया आएगा, स्वाभाविक है। वो विशेषाधिकार और किसी को हासिल नहीं, इसलिए आइडेंटिकल बात नहीं हो सकती। कुछ मुद्दों पर तुलना हो सकती है, लेकिन एक जैसी तुलना नहीं हो सकती। मंशा पर सब तुलना हो सकती है, तरीकों पर तुलना हो सकती है, लेकिन उनके परिणाम दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हमेशा अलग होंगे, हमेशा अलग होंगे। क्योंकि दिल्ली की विशेष स्थिति है, एक और दूसरा छोटा राज्य है बहुत,
अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे, ठीक बात कह रहे थे योगी जी, कि भाई लगभग 2 करोड़ बच्चे तो उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी प्राइमरी, प्राइवेट छोड़ दीजिए, 2 करोड़। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की इतनी आबादी नहीं है, तो थोड़ा अंतर तो रहेगा। मुझे लगा इस पर भी एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। वंशराज जी, आपसे बात शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की और कहा कि भाई हम इन मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। इधर से भी फोटो आई, उधर से भी फोटो आई, फिर ऑक्सीमीटर है, फिर पीपीई किट है, वो तमाम मुद्दे आए। भाजपा वालों ने आपके पर्चे दिखाए, आपने भाजपा वालों के दिखाए, है ना। पर्चे दोनों के बाजार में घूम रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं। इनके भी घूम रहे हैं, आपके भी घूम रहे हैं कि इधर भी गड़बड़ है, उधर भी गड़बड़ है। खैर, मूल विषय क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश की यथावत तुलना हो सकती है? दुबे जी। देखिए अमिताभ जी, आपने बड़ा एक शानदार शेर के साथ शुरुआत की थी इस डिबेट की जी। मैं भी एक लाइन आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा हो, वो भी आए हैं देने नसीहत हमको। यानी कि जिस भारतीय जनता पार्टी का सिलेबस जो है, उनका कोर्स है, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, धर्म जाति, ये जो उनका सिलेबस है, वो अगर उस सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस पे बात करेंगे तो बात तो बिगड़नी जायज है। उनका सिलेबस शिक्षा नहीं है, उनका सिलेबस बिजली पानी नहीं है, उनका सिलेबस अच्छी सड़कें नहीं है। और ठीक कहा आपने कि बहुत सारी चीजें चूंकि दिल्ली केंद्र में है तो इसलिए बहुत सारी चीजें सहूलियत मिलती है, लेकिन जो सच्चाई आज पूरे विश्व में एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक की, स्कूलों की चर्चा हो रही है, वो आप तमाम चैनलों ने भी दिखाया। अमिताभ जी, जो खबरें चल रही हैं, दरअसल आप जो कह रहे हैं कि हम लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी को चैलेंज किया कि आप आइए हमारा स्कूल देखिए। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने उस चैलेंज को स्वीकार भी कर लिया कि हम 22 तारीख को आ रहे हैं और आप अपने 10 स्कूल हमको लेके चल के घुमाइए। ठीक। और हम ये भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ चलिए। लेकिन इनका जो प्रोपेगेंडा है, आज उस पर जरूर उस पर पर्दाफाश होना चाहिए। अभी सांसद जी ने पीसी करके आप तमाम चैनलों को भी बताया कि ये देखिए, एक फोटो इन्होंने ट्वीट किया था, आदरणीय सिद्धार्थ नाथ जी ने 4 फोटो ट्वीट किया था, और इस फोटो में जो स्कूल है, उस स्कूल को पहले से ही सरकार ने आदेश कर दिया, बंद हो गया स्कूल, और बच्चे वहां दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। आप सोचिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा लोग चला रहे हैं जी। ये एक जो है सोनिया बिहार का स्कूल, आदरणीय सिद्धार्थ नाथ जी जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में, आप मंत्री होके इतने झूठे झूठे पोस्ट डाल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए ये फोटो, ठीक, ये तब की फोटो है, ठीक है अमिताभ जी, जब 2016 की फोटो है, और जब जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जो मंदिर है, स्कूल, उसको ठीक करने का काम किया। ठीक है वंश, और ये देखिए कि किस तरीके से वहां की बिल्डिंग ठीक है वंश, आप रुकना होगा। इस फोटो को देखिए आप। ठीक है, बाकी मेहमानों को बहस में पीसी रुको। देखी है। अरे रुको भाई, आगे बात, आगे रुक जाओ, अभी बाकी मेहमानों को बहस में लिया है। वंशराज ने कहा कि शर्म भी आनी चाहिए। मेरी पीड़ा ही ये है कि भारत की राजनीति में शर्म तो तब से विलुप्त हो गई वंशराज जी, जब अरुण राजभर पैदा नहीं हुए होंगे, नाहिद पैदा नहीं हुई होंगी, तब से शर्म तो विलुप्त हो गई बाबू। अब कहां है शर्म? जो जितना बड़ा थेतर वो उतना बड़ा आदमी राजनीति में। ये तो थेथरोलॉजी में पीएचडी का खेल है। एक उदाहरण देके फिर आगे चलूंगा। शर्म किसी को नहीं। मैं कृषि के 3 बिलों के मेरिट डिमेरिट पर आज चर्चा नहीं करूंगा। मैं उस पर 1.5 महीने से लगातार चर्चा कर रहा हूं, इसलिए विषय को भटकाऊंगा नहीं। उससे एक उदाहरण लेकर रखता हूं कि वंशराज ने कहा शर्म क्यों नहीं आती। दिल्ली राज्य ने उस तीनों कानूनों को अपने यहां अधिसूचित कर दिया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के गजट में नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद बिल फाड़ दिया। तो शर्म का मसला नहीं रहा राजनीति में भैया। दाएं चलो, बाएं चलो, आगे चलो, पीछे चलो, सब आजादी। इससे तो शतरंज का भी बाप है राजनीति। मसला यह है। नाहिद लारी, बात जो समझने वाली है, जिसके लिए मैं बहस लेके आया, दिल्ली भी मेरी, उत्तर प्रदेश भी मेरा, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। किसी राज्य के नागरिक तो होता नहीं कोई। लेकिन अगर हम तुलना करेंगे तो उस तुलना में दोनों राज्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में जरूर रखना होगा हमको। नहीं, 27 करोड़ की आबादी और 2 करोड़ की आबादी, और वो भी जब वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, इस नाते उसको तमाम प्रिविलेज जवाहरलाल जी के समय से आज तक मिल रहे हो। दिल्ली में तब सड़कों पर फव्वारे लगे, चौराहों पर, जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगे फव्वारे। क्योंकि राजा निकलेगा तो फव्वारा रहेगा। अब चाणक्यपुरी सत्या निकेतन वाला इलाका है, वो किसी सरकार पार्टी से उसका लेना देना है क्या? विश्व भर के सारे देशों के दूतावास वहां हैं। 35 साल में मैंने उसमें कभी भी सूखा पेड़ नहीं देखा, किसी की सरकार रही हो। वैसे चमकदार एक एक पत्ता धुला। अब उत्तर प्रदेश में तो संभव नहीं। नाहिद लारी। अग्निहोत्री जी, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। चूंकि दिल्ली राजधानी है तो वहां तो बरसों से डेवलपमेंट होता ही रह रहा है, ये एक बात आपकी बहुत सही है। और दूसरी बात ये कि दिल्ली जो एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, और जो वहां के मुख्यमंत्री, उनके अंडर तो पुलिस विभाग भी नहीं आता है, एक पुलिस तक उनके अंडर नहीं है। उसकी तुलना उत्तर प्रदेश से करना सही नहीं। उत्तर प्रदेश बहुत विशाल प्रदेश है और ये लगभग 400 सीटों की असेंबली है, तो अब यहाँ से वहां की तुलना होना एकदम सही नहीं है। लेकिन अगर स्कूलों की बात करें, चूंकि खुद भी मैं बाल आयोग की सदस्य रही हूँ और यहाँ के सरकारी स्कूलों पे मैंने काफी काम किया है। अगर आप स्कूलों की मौजूदा स्थिति देखिए उत्तर प्रदेश में, तो स्कूलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ बच्चों को जो है स्वेटर और मोजे, जो कपड़े हैं, वो तक नहीं वितरित होते हैं। दूध में जो है पानी, कई कई लीटर पानी मिलाकर दिया जाता है, छिपकली होती है, और अगर कोई पत्रकार उस पर आवाज उठा दे, लिख दे, तो उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में तो भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, ये कंठ कंठ तक डूबी है भ्रष्टाचार में। महाविद्यालय है भ्रष्टाचार का, कोरोना किट में तो भ्रष्टाचार, पीपीई किट में तो भ्रष्टाचार, जो बिजली कर्मचारी हैं उनके जो मेहनत, खून पसीने की कमाई, पीएफआई में करीब 2,500 करोड़ का उनका जो है एक निजी डूबी हुई कंपनी दीवान हाउसिंग को टकरवा दिया, उसमें तो भ्रष्टाचार। और अभी आप बंगाल की बात कर रहे थे, मैं उस पर 10 सेकंड में अपनी बात कहना चाहूंगी कि बंगाल में जिस तरह से बीजेपी, नहीं बंगाल मत जाओ भाई, नाहिद बंगाल मत जाओ, यहीं रहो, बंगाल मत जाओ। उसमें आप ना उधर नहीं जाओ, उधर ना भटक जाओगी, उधर नहीं जाओ, उधर बड़ी भीड़ है, उधर खो जाओगे, उधर मत जाओ। उधर पहले वो बड़े बड़े नेता अखाड़े में है, कहां जाओगी? ठंड वैसे ही है, यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो नाहिद, ना ज्यादा चक्कर मत पड़ो। लखनऊ ठीक है, वहीं रहो। ज्यादा चक्कर मत पड़ो, लखनऊ ठीक है, वहीं की लड़ाई लड़ो, बंगाल चक्कर मत पड़ो। बीजेपी के लोग गले लगा रहे हैं। ठीक है, आगे नाहिद, नाहिद की आवाज रोक दीजिए अभी। ठीक है, आगे आपकी बात। बंगाल मत जाओ भाई, वहां बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कहां भीड़ में खो जाओगे? खोया पाया में नाम अनाउंस कराना पड़ेगा, उस चक्कर में मत पड़ो भाई। जहां बड़े लोग संग्राम कर रहे हो, वहां छोटों को दूर रहना चाहिए। पहले नहीं बड़े बूढ़े कहते थे भाई, वहां बड़े को बीच में जाकर क्या करोगे? वहां शाहजी ममता जी पर्याप्त है, वो अपने आप फरियाद लेंगे जो भी करना है, आप उसका टेंशन मत लो। नाहिद लारी, 2 बातें मैं कहूंगा ईमानदारी से, हम सब लोगों को अपना भाव वैसा रखना चाहिए, सरकार किसी की हो। मैंने हर सरकार के कार्यकाल में पत्रकारिता की है, नारायण दत्त जी के कार्यकाल से लेके और आज तक उत्तर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हैं, 89 शायद नारायण दत्त जी लास्ट थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री। हाँ, वहां से तो समझ ही लीजिए, जब वो बने तब से तो देख ही रहा। जब हम ये स्वीपिंग रिमार्क करते हैं ना, और अपने समय उसको याद नहीं रखते, जिसे हमने कहा कि भाई खाने में मेढक निकला,
एक कहने का तरीका है कि एक स्कूल में खाने में एक बार मेढक निकला, उमाशंकर पांडे। और एक उसी का तरीका यह भी है कि उत्तर प्रदेश के स्कूल में खाने में मेढक निकल रहे। इसका अर्थ निकलेगा कि यानी रोज खाना बिना मेढक के बन नहीं रहा, ठीक ना? यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं, यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए बोलो चाहे दिल्ली के लिए बोलो। भारत की छवि का ख्याल जरूर रखिए। एक मुझे दृष्टांत याद है, उमाशंकर जी के पास जा रहा हूं इसलिए पार्टी और नेता का नाम नहीं लूंगा, नहीं बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, गुजरात का मसला था। एक राष्ट्रीय स्तर की नेता ने कहा कि गुजरात में जेनोसाइड हो गया। जेनोसाइड मतलब, जेनोसाइड का अर्थ डिक्शनरी बताती है नस्लीय उन्मूलन, नस्ल का उन्मूलन। वाजपेयी जी खड़े हुए, उनने कहा जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, उसकी निंदा होती है, ठीक। लेकिन ये तो बताया जाए जब विश्व इसको सुनेगा कि नस्लीय उन्मूलन हो गया तो क्या कोई नस्ल विलुप्त हो गई? नहीं ना। हम पार्टियों के बीच में अकाउंट सेटल करें, लेकिन देश का माथा न झुके, ये जरूर ख्याल रखें और वही कहें जो कल अगर हम सरकार में आ जाएं तो हम उसका उत्तर दे पाए। उमाशंकर जी, मेरा सवाल फिर वही, अभी मान लीजिए कल ओवैसी जी आएंगे, वो कहेंगे कि भाई हैदराबाद में ऐसी बिरयानी मिलती है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे हमारे यहाँ काकोरी कबाब मिलता है, तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता। तो अब इसकी लड़ाई का तो कोई मतलब नहीं ना, तुलना नहीं हो सकती। ओवैसी साहब की टेरिटरी जितनी छोटी है उतना बड़ा तो हमारे यहां आगरा है, नहीं? पांडे जी, अमिताभ जी देखिए, पर्दे के पीछे जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको पर्दे के सामने मंचन किया जा रहा है और हमारा ये स्पष्ट मत है कि वो आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी जी की पार्टी हो। क्या मत है भैया? ये दोनों मनोज मिश्रा जी यानी भारतीय जनता पार्टी के अनडिक्लेयर्ड गर्लफ्रेंड हैं और दोनों झूठ के महारथी हैं। आप देखिए, जिस रिलायंस की बिजली को लेकर शीला दीक्षित पर तमाम तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए थे, आज 3 बार वो मुख्यमंत्री बन लिए और उसी रिलायंस की गोद में बैठे हुए हैं, आज तक बाहर नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री जी किसान बिल के नाम पर रोज झूठ बोल रहे हैं, आज भी झूठ उन्होंने बोला, किसानों को, अपने कार्यकर्ताओं को किसान बना के बिठा दिया और उस पर उन्होंने कहा कि गेहूं का एमएसपी जो है वो 2014 में 1400 था, हमने अब 1975 रुपए कर दिए। बीच का जो धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया 2014 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, उसका जिक्र ही नहीं किया। तो ये दोनों महारथी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई थी, दिल्ली वालों से माफी मांगी थी कि हम दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे, कसम भी बच्चे की खाई थी। आज देखिए, पंजाब भी गए, गोवा भी गए, गुजरात भी गए, उत्तर प्रदेश भी आ गए। और ओवैसी जी जो अपने हैदराबाद की, जहां से वो खुद सांसद हैं, 4 बार के लगातार सांसद, वो अपने ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव की 150 सीटों में महज 51 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और बाकी के 99 टीआरएस और भाजपा के लिए छोड़ देते हैं। वो उत्तर प्रदेश में आते हैं, वो बिहार में जाते हैं। तो ये जो मेरी 2 अनमोल रतन पार्टियां हैं भाजपा की, ओवैसी जी और आम आदमी पार्टी, ये वहां चुनाव लड़ेंगे जहां पर भाजपा इनको बताएगी। पंजाब में ओवैसी जी नहीं गए, गुजरात में ओवैसी जी आए, बिहार में आम आदमी पार्टी नहीं गई, लेकिन ओवैसी जी आए। ठीक है, आगे बात, बहुत अच्छी बात कही, रुक जाओ। बड़ा ये उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा जोरदार है। अरुण राजभर के पास चलूंगा, मनोज जी आपके पास सबसे अंत में आऊंगा, सबके जवाब दीजिएगा। अरुण राजभर, उमाशंकर पांडे कह रहे हैं कि भाजपा की 2 नई गर्लफ्रेंड आई हैं। मैंने कह रहा हूं, उमाशंकर जी कह रहे हैं, एक उसमें आपके मोर्चे में आ गए,
अनडिक्लेयर्ड, हम अनडिक्लेयर्ड, माफ करिए, हम फिर इन्वर्टेड कॉमा में ये करें भाजपा की अनडिक्लेयर्ड गर्लफ्रेंड दो, या चेतन भगत के शब्दों में कहो तो हाफ गर्लफ्रेंड कह दो, जो उपन्यास आया था। अरुण राजभर, मामला ऐसा है क्या? देखिए गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई बात। देखिए क्या है कि इन्होंने भी अपना गर्लफ्रेंड तैयार किया था 2017 में। हस्र क्या हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता में सामने है, और आपके भी सामने है, दिल्ली की जनता के भी सामने है, और मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अच्छा, आप क्या वो यूपी को 7 पसंद है वो बता रहे हो, वो वाला नारा? हाँ, अच्छा। याद दिला दिए, एक तो 7 सीटें लिए थे और 7 सीटें जीते हैं। हस्र क्या हुआ है वो खुद आकलन कर सकते हैं, तो जितना बोलिए कि जनता उतना समझ सके। बुनियादी मुद्दों पर सवाल आज हो रहा है, और ये बेहतरीन डिबेट हो रहा है जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज है। उन मुद्दों पर मत भटकाइए जिससे कोई मैसेज, ये तो भाजपा है और कांग्रेस का ये दो, हम अगर कहेंगे तो ये चट्टे बट्टे दोनों हैं। बीजेपी जैसा बोलती है वैसा कांग्रेस करती है, वैसा कांग्रेस बोलती है बीजेपी वैसा करती है। आज बुनियादी मुद्दों पर चर्चा है कि आज जो माननीय केजरीवाल जी ने शिक्षा पर बहस खड़ा किया है, मैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब सरकार में भाजपा के साथ गए थे तो ये सवाल जो माननीय योगी आदित्यनाथ 2 करोड़ की आज बात कर रहे हैं, 1,77,00,000 प्राइमरी विद्यालय में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। डेवलपमेंट कांग्रेस ने भी किया, बसपा ने भी किया, सपा ने भी किया, और बीजेपी ने किया भी, दावा तो सबने किया, लेकिन अभी भी गरीबों के बच्चों को टेबल, बेंच और ब्लैक बोर्ड का नसीब इन सभी पार्टियों ने नहीं करा पाया। हम जी सरकार में थे, हमने कहा कि टेबल बेंच, आज ठंडी के मौसम में आप धरती पर बैठ नहीं पाएंगे। और समाज में जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक उसका विकास नहीं होगा, और शिक्षा विकास की जननी है। सभी पार्टियों के लोग जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी समस्याओं पर चर्चा होने लगती है तो हिंदू मुसलमान धर्म मजहब की राजनीति शुरू कर देते हैं, और जनता का ध्यान उधर चला जाता है, और ये उधर भटकने के ही नाते विकास के रास्ते से भटक जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मेरी सरकार बना दो, 1 से लेकर 20 तक। अच्छा, एक बात बताऊं अरुण, एक मिनट, एक बात बताओ। एक मिनट रुको बाबू, रुको। अरे रुको भाई, आपकी बात ठीक है, शिक्षा, विकास, रोटी रोजगार, सारी बात ठीक है, पुल पुलिया सब ठीक, लेकिन मैंने जितने चुनाव देखे, ये उलिया पुलिया, स्कूल, बिजली का खंबा और फलाना ढिकाना, जितना तामझाम है, ये सब मुद्दे रहते हैं चुनाव से 3 महीने पहले तक हाय हंगामा के। वोटिंग वाला हफ्ता जब आता है तो पता नहीं कौन सा जादू होता है और वोट दूसरे मिजाज पे पड़ जाता है। वोट तो जनता ही डाल रही है ना, नेता अपना वोट खुद तो छाप नहीं ले रहा। मैं आपको बता दूं, 365 दिनों में आप जो है सिर्फ 3 दिन आप चर्चा करते हैं बुनियादी मुद्दों पर, बाकी दिनों में आप हिंदू मुसलमान धर्म मजहब की राजनीति करते हैं और उसी पर चर्चा कराते हैं, जिसका उदाहरण रहता है कि जनता भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित होकर के अपने बुनियादी मुद्दों पर, मैं तो यही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर सरकार में कह रहे थे ना कि थाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पुरानी सरकार में 500 में काम होता था 5000 में काम हो रहा है, जो थाने पर रिश्वतखोरी चल रही है। ठीक है अरुण, ठीक है, अब रुकना होगा, पेंशन के नाम पर पैसा, आवास अरुण रुकना होगा, ठीक है, वो हमको पता है ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था, ठीक है, अभी रुकना होगा। अरुण राजभर अभी नौजवान है तो कई बार भटक जाते हैं, है ना, परिपक्व होंगे तो फिर लाइन में चलेंगे। मैं बता दूं, 71 में चुनाव हुआ, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी तो जहां थी वहीं रही, वो तो 1 इंच दाएं बाएं नहीं हुई, इमरजेंसी लगाई, हारी, और 2.5 साल में फिर वापस आ गई। तब तो टीवी नहीं था, न टीवी डिबेट होती थी, ओम प्रकाश भाई पूछना, तब टीवी नहीं था बाबू, है ना, और अखबार भी बहुत सीमित थे, इसलिए अपना किए धरे का ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ना बंद करो, अपना आचरण सुधारे राजनीतिक लोग, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मनोज मिश्रा जी, भाई उमाशंकर पांडे कह रहे आपकी 2 अनऑफिशियल अघोषित गर्लफ्रेंड आई हैं, और सुबह ये ओम प्रकाश जी की पार्टी कह रही है कि आप और कांग्रेस गर्लफ्रेंड हो, आपस में चट्टे बट्टे हो। तो आपकी तो पहचान का संकट हो गया, ये सीए में जाए आपको डाले कि एनआरसी में डाले, किस रजिस्टर में देखें आपका नाम, बताओ भाई। देखिए अमिताभ जी, जी यहाँ पर जो संघर्ष है उत्तर प्रदेश की राजनीति में,
वो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर का है, दूसरे नंबर का भी नहीं, क्योंकि दूसरे नंबर पर भी कोई राजनीतिक दल या संगठन जो भी है, मोर्चे कहीं नहीं है। तो ये लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। देखिए, अब अमरिंदर सिंह जी केजरीवाल को कहते हैं, केजरीवाल जी अमरिंदर सिंह को कहते हैं, यहाँ पैनल में भी एक दूसरे को कहते हैं, दूसरे पहले को कहते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये निर्विवाद सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत दल है और पुनः सत्ता में आ रही है, पहला चीज। जी। दूसरी चीज, आप ये देखिए, सरकार और संगठन सत्ता के लिए दो जिम्मेदार होते हैं। पहले मैं संगठन की बात छोटे समय में करूंगा कि संगठन जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद योगी जी के नेतृत्व में, लगातार जनता से संपर्क और संवाद में है। कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतिदिन उनसे संपर्क साधा जा रहा है, और सरकार का किसी भी फ्रंट पर कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं है जिसको ये कहा जाए कि सरकार फेल हो गई। विकास कार्य योगी जी ने किए, 4 लाख नौकरियां योगी जी ने दी। आपके ही चैनल पर नौकरियों को लेकर डिबेट हुई थी, और उससे लेकर अब तक योगी जी ने सारे चयन बोर्ड, भर्ती बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों को बुलाया और कहा नौकरियों में तेजी लाओ। तो 4 लाख लगभग नौकरियां दी, जबकि सपा बसपा मिलकर 3 लाख दे पाई। विकास के तमाम काम है, और जो प्रदेश की जनता जानती है। तो वोट या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। अच्छा, तो चलो ठीक है, हमने मान ली। लेकिन ये बताओ, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई 22 को पहुंच रहे हैं, हमको जगह बता दो, तारीख बता दो, कब डिबेट करनी, किससे करनी है। मनोज जी देखिए, हमें ये ध्यान खींचने की बात है, विपक्षी दलों को ज्यादा चिंता होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बसपा को, और जो नया जो मोर्चा बना इनको, वो इनका स्पेस खींचने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी कोई समस्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी तुमसे डिबेट करने को तैयार है। आप अपने चैनल पे सिसोदिया जी को बुला लो, मुझे बुला लो, तैयारी करके हम भी आएंगे, वो भी आएंगे, बात कर लेंगे। दिल्ली कोई दूर थोड़ा ही है, दिल्ली में हमारे तमाम रिश्तेदार रहते हैं, दिल्ली के हम लोग जानकार हैं। कोई ऐसा थोड़ी दिल्ली अमेरिका और इंग्लैंड में, दिल्ली भी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है। तो ऐसी बात नहीं, डिबेट का विषय नहीं है। वो योगी जी को चैलेंज करे, हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। ये कह रहे भाई, ना मनोज बाबू, ये मसला ये है कि डिप्टी से डिप्टी बहस करे, कम से कम इतना तो हो, वो ये चाहेंगे। जी। हाँ, तो अब या तो दिनेश जी हो या केशव जी हो, और इधर से मनीष जी हो। देखिए, आप ये देखिए, ये क्या है चक्कर कि ये ध्यान खींचने की बात है। एक घटना से मैं अपनी बात कह दूंगा। कल हमारे विभाग में कुछ लोग कह रहे थे कि एक बार चूहे ने शराब पी ली और बाहर निकला, उसके शराब के बर्तन से बोला कि बिल्ली कहाँ है, वही आपका है कि एक बार उन्होंने शराब पी ली, अब वो भाजपा को चैलेंज कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में उनका कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और मैंने शुरू में ही कहा कि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की लड़ाई है। दूसरे भी स्पष्ट नहीं है कि दूसरे पर नंबर पर कौन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद सरकार चला रही, संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी, केंद्र सरकार के स्तर पर भी। ठीक, मनोज एक ब्रेक लेना है। दूसरे पर तो कोई न कोई रहेगा ही। एक ही पार्टी कोई पहले पर रहेगी, कोई दूसरे पर रहेगा, कोई 10वें पर रहेगा, लेकिन रहेंगे तो नंबर तो सबको मिलेगा। इसलिए इतना मन छोटा कोई मत करो। पीस पार्टी भी किसी न किसी नंबर पे आएगी। अयूब साहब वाली जो पार्टी रजिस्टर्ड है वो किसी न किसी नंबर में आएगी, और कहीं रिजल्ट देखे ना मिले तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जरूर आएगा उसका रिजल्ट। इसलिए मन छोटा करने की जरूरत नहीं। मैं एक कॉमन प्रश्न लेके सारे मित्रों के पास चलूंगा, छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। मैंने सबको सुना, सबने एक दूसरे का एजेंट बताया। एक्स ने वाई को एजेंट कहा, वाई ने जेड को, ऐसे इस टाइप से। उमाशंकर जी, आपसे बात शुरू करूंगा। क्या यह भारत की राजनीति का एजेंट काल है? सब एक दूसरे को बता रहे कि ये फलनवा फलनवे के एजेंट है। इसी पर सबकी टिप्पणी लूंगा। ओवैसी इसके सबसे बड़े प्रतीक हैं। आम आदमी पार्टी पर भी ये तोहमत खूब लगती है, जम के लगती है। और जो छोटे दल है वो भाजपा और कांग्रेस को एक दूसरे के एजेंट बता देते हैं। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से ये जरूर समझना होगा कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। पहले भी थे अलग नामों से, और उसके बाद चाहे जितने भी राजनीतिक दल आप देखेंगे उन सबका गठन हुआ। तो ये जरूर एक खेल निश्चित हुआ कि कांग्रेस को अगर हटाना है तो पहले अंदर और बाहर
वैध अवैध तरीके से समझौते करके जो है वो कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाना होगा। और आप समझिए कि किस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया, वो राजनीतिक मर्यादा के भी लगातार खिलाफ रही। जिस तरीके की भाषा आप नरेंद्र मोदी जी का याद कीजिए या आज भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का याद करिए, कांग्रेस को लेकर रहता है, मुझे लगता है वो सबकी टिप्पणी लेनी भाई, सबकी, केवल कांग्रेस की नहीं। आ गई आपकी बात, आगे सबकी टिप्पणी लेनी, मैं तो समझ उतने। हाँ भाई अरुण जी, क्या ये राजनीति का एजेंट काल है? हर आदमी जाके दूसरे घर पे एक पोस्टर चिपका आता है कि ये एजेंट है। देखिए, अब तक लोगों ने एजेंटी करके पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, गरीब का वोट लेने का प्रयास किया है। और भारतीय समाज पार्टी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाई है, ये स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए जनता को कह रही है कि हम अपनी सरकार जब हमारी भागीदारी मोर्चा करेगी निःशुल्क शिक्षा देंगे। हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करा करके सबको समान शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। उत्तर प्रदेश जैसा 23-24 करोड़ आबादी हो गया है, हम 4 राज्यों में पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, एक 4 राज्य देंगे ताकि विकास का डेवलपमेंट भी 4 राज्य होने से हो सके। हम इस तरीके की पहल जनता में जो उनकी बुनियादी समस्या है, आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खरंजा, पुल, पुलिया, इनको हम बेहतर कैसे अरुण, ये फिर चुनाव आएगा तो क्या बताओगे? अरुण रुक जाओ भाई, अभी जब चुनाव आएगा तो क्या पढ़ोगे? अभी घोषणा पत्र बता दोगे तो पूरा? अरे वो उस वक्त के लिए रखो, अभी बता। अरे रुक जाओ, अरे रुको भाई, अम्मा रुको बाबू, रुक जाओ। हर चीज का एक मुहूर्त होता है, हर वक्त से पहले बात बोलना ठीक नहीं, उसका असर खत्म हो जाएगा, समझो। वंशराज भाई, वही सवाल आपसे भी, क्या यह भारतीय राजनीति का एजेंट काल है जो हम लोग देख रहे हैं, जिस काल में जी रहे हैं? हर आदमी एक दूसरे के पीठ पर स्टैंप मार रहा है, यू आर एजेंट टू एक्स, टू वाई, टू जेड। जी वंशराज जी। अमिताभ जी, देखिए कौन किसका एजेंट है ये तो समय समय पे तय हो जाएगा। रही बात, आपने 2-3 चीजें कही, मैं बहुत कम समय में उस बात को खत्म करूंगा। 2012 से लेकर 2013 तक आप देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग दिल्ली में बात कहते थे कि अरे कैसे कोई बिजली फ्री कर देगा, अरे कैसे कोई पानी फ्री कर देगा, अरे ये लोग आंदोलनकारी लोग हैं, ये सरकार कैसे चला पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता जो एक माचिस की डिब्बी खरीदती है, क्या उसको 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए? क्या आज जो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में अगर कुत्ता काट लेता है उसका इंजेक्शन नहीं मिलता, क्या उसको उस सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? गुजरात का मुख्यमंत्री अपने लिए 190 करोड़ का हवाई जहाज खरीदता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी 150 करोड़ रुपए में दिल्ली की माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से समझती है। और जो रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने पल्ले में कुछ झाड़ कर देखे कि ये जनता गोवा में वोट देती है कांग्रेस को, ये भाग जाते हैं बीजेपी में। जनता कर्नाटक में वोट देती है कांग्रेस को, ये भाग जाते हैं बीजेपी में। जनता मध्य प्रदेश में वोट देती है कांग्रेस को, ये भाग जाते हैं बीजेपी में। तो कौन किसकी बी टीम है, इसको ये परेशान कतई ना हो। हाँ, ये बात जरूर है कि आज ये जो पूरा देश विपक्ष विहीन हुआ है कांग्रेस के नकारेपन की वजह से, उसको भुगतान जनता कर रही है। अरे ठीक है, नहीं, हर जगह आप आए कांग्रेस से लड़ने और हर जगह ओनली नाहिद लारी ठीक है, आपका स्वागत है। नाहिद लारी, वही प्रश्न, प्रत्यक्ष गठबंधन तब भी पवित्र हैं। क्या ये भारतीय राजनीति के अप्रत्यक्ष गठबंधनों का दौर है जिसमें जनता ठगी जाती है? खुले मैदान में होने वाले गठबंधनों को मैं तब भी ईमानदार मानता हूं, उनके पीछे कोई कारण हो, मिठाई हो, खटाई हो, कोई हो, लेकिन चलो तब भी ठीक है। लड़की भी देख ली, लड़का भी देख लिया, चलो भाई ठीक है। वो चोरी छुपे वाला जो मामला है जिसको लोग बताते हैं एजेंट, या नया नाम उमाशंकर जी ने दे दिया कि अघोषित गर्लफ्रेंड, क्या ये वो दौर है? घोषित तक ठीक है, या घोषित का मामला गड़बड़ है? ये तो पूरा देश आज देख रहा है कि एजेंट कौन किसका है। आज देखिए कि एजेंट भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति मित्रों की है, जिसके लिए ये अरे हम क्या पूछते हैं? अरे गजबे की हो नाहिद, मैंने पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल पूछा, आप पूंजीपति, आप कामरेड थे पहले, कम्युनिस्ट में थे क्या? हर वक्त लाल झंडा लिए हो ना? अरे मैं आपको
तो सही उत्तर दे रही जो मैं पूछ रहा हूं उतना बताइए। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति मित्रों की है, जिसके लिए आप लोगों का भी रिकॉर्ड अटक जाता है। आज आप देखिए कि लगभग 40 किसानों की मृत्यु हो गई है। ठीक है नाहिद लाल जी, वो शख्स सहानुभूति के मोदी ठीक है, जी और उनकी सरकार ने प्रकट ठीक है, की है। ठीक है, वहीं ठीक, नड्डा को बंगाल ठीक, में ठीक, एक खरोच नहीं ठीक है आई नाहिद, आ गई उस बात पर आपकी, घटिया आ सियासत गई। रच मैंने रहे जो हैं सवाल लोग। पूछा था आप उस पर उत्तर नहीं देना चाहती, आपको लेकिन अच्छी प्रवक्ता बनना है मित्र, तो अपने उसका जो ग्रामोफोन वाला वो आता था काला पहले जिस पर सुई घूमती थी, उसको अटकाओ नहीं कहीं। ऐसे अटकने वाले लोग कभी बहुत पॉपुलर प्रवक्ता नहीं होते, जो एक माइंडसेट के साथ आते हैं, सवाल कुछ भी हो मुझे यही बोलना है कि महात्मा गांधी ने कहा था, जैसे हम लोग निबंध लिखते थे ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वहां शुरू करते थे। मेरे पिताजी भी वही शुरू करते थे, मैं भी वही शुरू करता था। स्टीरियोटाइप मत बनिए, प्रत्युत्पन्न मती बनिए, जो प्रश्न हो उसका धारदार उत्तर दीजिए, तब ज्यादा मुझे लगेगा कि जनता ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करती है। उसको लगता है कि हाँ भाई किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम है ये। मनोज मिश्रा जी हाँ, आप पर आरोप कि आप तो प्रत्यक्ष भी खूब करते हो, छोड़ते भी खूब हो, अंगूठी भी खूब पहनाते हो हैं, और अंगूठी उतार भी खूब लेते हो, और अप्रत्यक्ष भी कर लेते हो, प्रत्यक्ष भी कर लेते हो, सब जगह गठबंधन कर लेते हो, जैसे जब जहां जरूरत पड़ी करके अपनी गाड़ी निकालो। अभी मुझे यही बात समझ में आई ओम प्रकाश राजभर, अरे इनका अरुण राजभर, उमाशंकर जी, वंशराज, सबकी बात सुनने के बाद। देखिए अमिताभ जी, केवल दो बिंदु कहूंगा। हाँ। एक तो ये कि मोदी जी की, योगी जी की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ जोड़ी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की समय है। दूसरी बात, अब ये भारतीय जनता पार्टी को भी विचार करना पड़ेगा कि क्या वो विपक्ष खुद तैयार करे अपना, क्योंकि विपक्षी दल विपक्ष का रोल करने में असफल है, और विपक्षी दल ये अपेक्षा करते हैं कि उनको भी हम समर्थन करें, हम भी उनको मुद्दे दें, उनको सिखाएं कि विपक्षी की राजनीति कैसे होती है। केवल एक दूसरे पे आरोप लगाने से अगर जनता कन्विंस होती होगी तो निश्चित तौर पर इनका समर्थन करेगी। आप अपना देखिए आंगन, आप 7 पर सिमट गए कांग्रेस को लोग, समाजवादी 47 पर सिमट गए स्पष्ट बहुमत के बाद, बसपा गायब हो गई उत्तर प्रदेश में, और नया दल बना, इसका भविष्य क्या होगा। तो आप अपने दल को मजबूत करिए कि आपस में एजेंट की नहीं खेल रहे। तो सबसे पहली जो विपक्ष की जरूरत है कि वो स्पष्ट हो मुद्दों पर, और वो मुद्दों पर अस्पष्ट है अमिताभ जी, सच बात ये है। ठीक जी, चलिए सभी मेहमानों को रोकेंगे, बेहद इंटरेस्टिंग ये डिबेट है, अब इसे मुकाम तक पहुंचाते हैं। वक्त है संपादकीय टिप्पणी का। अमिताभ जी देखिए, अब मैं एजेंट शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन प्रच्छन्न समझौते होते हैं राजनीति में। मैंने तो बहुत देखे अपने करियर में, नेता नेता में समझौता होता है। लखनऊ की सीट लोकसभा की, नाहिद अच्छी जानकारी दे रहा हूं, लखनऊ की लोकसभा की सीट दशकों से, ऐसा लोग कहते हैं जो राजनीति को जानते हैं, प्रच्छन्न समझौते से प्रभावित रही है। जनता ठगी जाती है, जनता जो भाषण मंच पर सुनती है वो वही मान लेती कि यही सच कह रहे हैं। और अब तो मोबाइल भी चल गया, मिलने की भी जरूरत नहीं। जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो मोबाइल था नहीं, तब तो मिलना भी पड़ता था, अब तो मिलने की जरूरत ही नहीं। गठबंधन ढोल बजा के हो जरूरी नहीं। अरुण राजभर, देश के एक बड़े नेता जहाज में बैठे प्रचार के लिए, उनको एक वो बताया गया कि उन्होंने पूछा भाई आज कहां कहां जाना है, तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस बड़े नेता की जो उनका सबसे घोषित तौर पर मुखर विरोधी दल था। क्या उन्होंने कहा भाई यहां नहीं जाऊंगा, यहां क्यों लगा दिया ना, उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा। जनता नहीं समझ पाती है, ये बहुत पुराना रोग है दोस्त,
और कई बार तो ऐसा हो जाता है जिनको जनता घोषित विरोधी समझती है वो कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवार एक दूसरे से पूछ के तय कर देते हैं। यह भी होता है, दिल पे हाथ रख के देखिएगा तो सब पता लगेगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता का जो बंधन होता है ना, वो आज के राजनीतिक लोग वहीं तक मानते हैं जहां तक चुनाव प्रभावित ना हो। मसला है इनके प्रकारेण चुनाव जीतना। और एक बात जो मुझे समझ आती है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ओवैसी साहब हैं, वो एक बार आ चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो बहुत मतलब सक्रिय भूमिका में नहीं आए थे। इस बार मुझे लग रहा है गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, तो कुछ बड़ी भूमिका चाहेंगे अपने लिए। और 130-35 सीटें हैं भी उत्तर प्रदेश में जिनको माइनॉरिटी वोट प्रभावित करता है। वंशराज जी की पार्टी पहली बार उतरेगी उत्तर प्रदेश के मैदान में। लेकिन एक बात जो मनोज मिश्रा ने कही, वो उन्होंने तो अपनी पार्टी की बड़ाई के लिए कहा, लेकिन मैं भी इसको महसूस करता हूं, किसी बहुत बड़े नेता, अपनी पार्टी के बड़े नेता के यहां कोई शुभ संस्कार हो, कोई दुख का विषय हो, तो नेता चला जाए, वो अलहदा विषय है, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं मानता मैं। अदरवाइज उत्तर प्रदेश के जो गैर भाजपा राजनीतिक क्षेत्र के 3 बड़े चेहरे हैं, वो कहां सड़कों पर मिलते हैं किसी को? ये संकट तो है। कभी बरेली जाइए, कभी बदायूं जाइए, कभी गंजडुंडवारा जाइए, कभी पडरौना जाइए, कभी कुशीनगर जाइए, घूमिए फिरिए, देखिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, जनता से मिलिए, खिड़की दरवाजे तो खुले। और उसमें एक बड़ा चेहरा तो ऐसा है जो केवल वो कहते हैं हम 5 साल में 1.5 महीने निकलेंगे। लो जी, कर लो बात। 5 साल में 1.5 महीने, 1.5 महीने ज्यादा नहीं निकलेंगे और दरवाजा भी नहीं खोलेंगे, सिर पटक के मर जाओ, कोई आए। नाहिद जी गलत नहीं कह रहा, आप भी 2-3 बार वहां दरवाजे पर गए तो आपको पता है दरवाजा कितनी मुश्किल से खुलता है। क्या गेट पर खड़े आदमी को वो तब तक गेट नहीं खोलते हैं जब तक सारे कैमरे वाले ना आ जाए और देख ना ले कि गाड़ी लगी है और गेट बंद है। जब उसकी फोटो चल जाती है तब गेट खोलते हैं। क्या हुआ ना ऐसा? नाहिद, हुआ है ना ऐसा? ये उनका मिजाज है। अब ऐसे में एक सच्ची बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, मेरे तो सभी मित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कम से कम हर जगह घूम फिर तो रही है। आप तो चाहते हो कि नीली चिड़िया गरुड़ हो गई, भगवान विष्णु का वाहन, कि उस पर बैठेंगे और त्रैलोक्य के स्वामी हो जाएंगे। इतनी चिड़िया में जान नहीं है भैया, चिड़िया फड़िया से कुछ नहीं होगा। मैं नेताओं से पूछता हूं कि आप इस मुद्दे पर सक्रिय क्यों नहीं है? तुम कहते नहीं नहीं मैं सक्रिय हूं, आपने मेरा ट्वीट नहीं देखा। मुझे बड़ी हंसी आती है। राजनीति में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। और एक बात कह के बात समाप्त करता हूं, खासतौर पर 2 लोग हैं यहां। एक तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसकी प्रतिनिधि है नाहिद, और सबसे पुरानी पार्टी के प्रतिनिधि उमाशंकर। उनसे कहूंगा भाजपा से आपके मतभेद और मनभेद होंगे, लेकिन अच्छी चीज कहीं से मिले सीख लो भैया। क्या हम भी किसी घर जाते हैं, वहां कुछ अच्छा डेकोरेशन देखते हैं तो उसको दिमाग में रखते हैं कैसे कुछ अपने यहां करेंगे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, नहीं सुनिएगा, आपके यहां तो पार्षद नहीं निकलता। वो कहते मैं पार्षद हो गया, मैं निकलूंगा क्या? केंद्रीय गृह मंत्री, बड़े लीडर, यस। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने उनको पन्ना प्रमुख बनाया, ड्यूटी लगाई बूथ पर और कहा नीचे 20 कार्यकर्ता आप तैयार करो।
वो कार्यकर्ता तैयार करके, उनकी लिस्टिंग करके, फोटो लगा के, उनका फोन नंबर जुटा के, सब करके प्रदेश अध्यक्ष को भेजा अमित शाह ने। क्या और पार्टी में ऐसा संभव है? कांग्रेस में ऐसा संभव है कि प्रियंका जी की ड्यूटी लगा दी जाए बांगरमऊ की, कि बांगरमऊ में 200 कार्यकर्ता आपको तैयार करने करके 20 तारीख तक उनकी सब लिस्ट भेजिए ना? क्या लल्लू जी कर सकते हैं ऐसा? नहीं। क्या नरेश उत्तम पटेल कर सकते हैं ऐसा? नहीं। इतना तो सीखना चाहिए। संगठन में जान नहीं रहेगी, गति नहीं रहेगी, तो केवल चुनाव के अवसर पर अवतरित होने से लाभ नहीं मिलेगा। और चुनाव परिणामों ने बताया भी है। बंगाल जा रही थी मेरी दोस्त नाहिद, तो मैंने उस वक्त हादसे में रोका था। बंगाल में पता है परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता नाहिद, लेकिन बंगाल में ममता संघर्ष क्यों कर पा रही हैं, जो संघर्ष उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाया? इसलिए क्योंकि ममता 365 दिन सक्रिय रहती है, इसलिए वो उतनी बड़ी ताकत से भी लड़ पा रही हैं और लड़ती दिख रही हैं। जीत हार जनता के हाथ। जब तक ये जुझारूपन नहीं लाएंगे मित्र, नीली चिड़िया बहुत छोटी है, उसके पंख इतने बड़े नहीं कि आपको सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दे। यही बात वंशराज भाई से भी कहूंगा, अपनी पार्टी को भी समझाइएगा। गांव गली खेत खलिहान जाने का मादा हो तो बात बनेगी। धन्यवाद। चलिए, चर्चा को अंजाम तक लाने के लिए अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि 22 तारीख को डिप्टी सीएम दिल्ली मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचेंगे, वहां उनका किससे आमना सामना होगा और किसका पलड़ा वहां भारी दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।